नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी बात मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर देश भर में मोदी सरकार के 11 साल के काम और उपलब्धियों को बताया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने मोदी सरकार के 11 सालों को सेवा को 11 साल बताया और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने सेवा की, मोदी सरकार ने सेवा की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बड़ा है देश का। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले को घर में घुसकर मारा। वहीं सीएम मोहन यादव ने तमाम बातें कही और इस बीच उन्होंने कहा कि जो 11 साल रहे हैं वो सरकार के सेवा के सुशासन के रहे हैं। उन्होंने 11 साल की जो उपलब्धि हैं उन उपलब्धियों को बताया है और बताया कि किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने जनता के हित में फैसले लिए हैं। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण हुआ। फैसले लगातार देश के हित में लिए जा रहे हैं और हमने वो करके दिखाया है जो अभी तक पिछली सरकारों ने करके नहीं दिखाया। बीजेपी की ओर से तमाम बातें कही जा रही हैं। हालांकि इस बीच जो मोदी सरकार की ओर से, तमाम बीजेपी नेताओं की ओर से 11 साल का बखान किया जा रहा है, जो उपलब्धियां बताई जा रही हैं, इसके उलट कांग्रेस 11 सवाल पूछ रही है। 11 सवालों में उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 11 सवाल पूछते हुए कहा कि क्या जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हो गए हैं? उन 11 सवालों का जवाब दिया जाए जो हम पूछ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया कि जो रोजगार की बात कही गई थी उसका क्या हुआ? अभी तक रोजगार नहीं मिला। तो 11 साल की उपलब्धि वर्सेस कांग्रेस के 11 सवाल, आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस उपलब्धि पर सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। बात कैसे करें, वो तो परमाणु संपन्न है। तो 14 से लेके 19 में भी परमाणु संपन्न था, 19-23 में भी था, वो 23 से अभी भी परमाणु संपन्न है। लेकिन अगर आतंकवादी तो उनसे व्यवहार कैसा करना चाहिए? धारा 370 हमारे विचारधारा का तो जनसंघ के जमाने से ओवैसी तक कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। ये तो आश्चर्य हो रहा है ना। ये है देश की देशभक्ति। देश का नायक जब शक्ति संपन्न होता है, सरकार सक्षम होती है, तो ये अनुकूलता बन जाती है। अदरवाइज ये सब पाकिस्तान की तरफ बोलने वाले लोग। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नदी जोड़ो अभियान, हम कभी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की केवल माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक सपने की बात थी, और साध्वी उमा भारती जी ने कितनी बार इस बात को लेकर लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हो ही नहीं पाया था। अब न केवल हुआ बल्कि हमारे सामने भूमि पूजन भी हो गया, और उससे बढ़कर 1 लाख करोड़। ये बात सही, केन बेतवा अगर हमारे बस की बात हो, इतना पैसा कहाँ से लाए? लेकिन हमको केवल 5% मिलाना और 5% यूपी को मिलाना। तो एक हमारा उधर हो गया, दूसरा पीकेसी योजना राजस्थान के साथ हो गया। ये एयरपोर्ट का लोकार्पण, मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण, ये हमारे तीनों नदी जोड़ो अभियान पे जो उनका आशीर्वाद मिला है, सभी प्रकार के रेल से लेकर सारे विभागों में जो उन्हें धनराशि दी है। आपने यहां पर सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और इसी के साथ क्या सवाल उठाए हैं विपक्ष ने, क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का, आपको वो सुनाते हैं। 11 साल हो गए, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मोदी जी ने देश को सपने दिखाए थे, जो हर वर्ग को दिखाए थे, युवाओं को नौकरी की बात करी 2 करोड़, लेकिन 11 साल में 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। लगता है देश के किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई। 11 साल में आपने महिलाओं को चूल्हे की बात करी थी, गैस की टंकी 450 रुपये में देने की, एक बार दिया चुनाव में, उसके बाद आप भूल गए। मोदी जी के 11 साल के सपने बाहर की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के रहे। देश के बड़े उद्योगपतियों को, चुनिंदा को आपने लाभ पहुंचाया, लेकिन आम उद्योगपति परेशान। तो ये 11 साल में मोदी जी की उपलब्धियां। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी 11 साल में एक बार देश के लोगों की मन की बात समझ लो।
तो ऐसे में विपक्ष ने सवाल भी पूछे हैं और साथ ही सवाल हम पूछ रहे हैं आज। सबसे पहले सवाल, मोदी सरकार के 11 साल देश में कितना हुआ कमाल। सीएम मोहन यादव ने कहा, हमने की 11 साल सेवा, विदेशों में बजा भारत का डंका। सवाल यह भी, कांग्रेस ने 11 सवालों से साधा निशाना, फर्जीवाड़ा, किसान, महंगाई पर जवाब मांगा। और साथ में सवाल यह भी, मोदी सरकार के 11 साल में देश को क्या मिला। बीजेपी बोली सेवा की, कांग्रेस बोली सिर्फ ठगा। आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से प्रवक्ता है शिवम शुक्ला। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हैं राम पांडे जी। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही रंजन श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले शिवम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ढेर सारे शुभकामनाएं आपको। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी में योगदान है मध्य प्रदेश का भी, जो मध्य प्रदेश की सभी सीटें यहां की जनता ने आपको दी हैं। क्या वाकई में लगता है जो वायदे पूरे किए थे उन वादों को पूरा किया है आपकी सरकार ने? देखिए, केंद्र और प्रदेश की हमारी सरकारें लगातार एक गति के साथ मध्य प्रदेश और देश की जो जनाकांक्षा है उसको पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ी हैं। और यूपीए के अगर शासनकाल से हम तुलनात्मक रूप से भी देखें तो बहुत सारे मोर्चों पर हमारी सरकार ने अभूतपूर्व सफलता को हासिल किया। अभी नेता प्रतिपक्ष का मैं बयान देख रहा था, वह महंगाई पर विशेष ध्यान दे रहे थे। तो नेता प्रतिपक्ष को जानकारी होनी चाहिए, जो आरबीआई का डाटाबेस है उसके अनुसार जो इन्फ्लेशन की रेट यूपीए के शासनकाल के दौरान 8.2% थी, वह वर्तमान हमारी सरकार के कार्यकाल के पिछले 11 वर्षों के दौरान 4.9% के आसपास रही थी। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन जो गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वो इनकी सरकार के दौरान 8.1%, हमारी सरकार के दौरान 5.1% रहा है। तो यह दिखाता है कि सरकार ने जो इनका सबसे मुख्य विषय है महंगाई का, उस पर किस स्तर तक की सफलता को हासिल करने का काम किया है। इसके साथ ही साथ हम आप देखिए मध्य प्रदेश और देश में जो सड़कों का निर्माण है, मध्य प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने की बात है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात है, जो इनकी शासन के दौरान 7-8 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बनती थी, आज 25 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें प्रतिदिन पूरे देश भर में बन रही हैं। तो इन तमाम मोर्चों पर हमने सफलता हासिल की है। इसके साथ ही साथ हमने यह जो पूंजीगत व्यय है उसके साथ ही साथ गरीब कल्याण की भी तमाम योजनाओं को चलाया, जिसके माध्यम से विगत 10 वर्षों में हमने लगभग 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सफलता हासिल की। और ऐसा नहीं है कि यह बहुत ही कोई अच्छा समय था हमारे राष्ट्र के लिए। इस दौरान हमने कोरोना जैसा एक विभत्स संकट भी देखा, हमने अन्य चुनौतियों का भी सामना किया, लेकिन इसके बावजूद भी एक समग्रता के साथ हम सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहे। प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम था कि जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के साथ बैठ करके कह रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था अगर 3-4% की ज्यादा दर से बढ़ जाए तो यह अपने आप में उपलब्धि होगी, लेकिन उसी दौरान हमारी अर्थव्यवस्था लगभग दोहरे अंकों तक पहुंच गई। यह दिखाता है कि हमने इन सफलताओं को हासिल किया। और बृहत्तर तौर पर आप इस बात को समझ लीजिए, जब लगभग 18 करोड़ घरों तक नल जल योजना का पानी पहुंचता है, 1.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिलता है, जब लगभग 4.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत धुएं से राहत मिलती है, जब आयुष्मान योजना के कैप में 5 करोड़ परिवार आते हैं, और जब देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर जो थी आज 4थे नंबर पर स्थापित हो गई है। कार्यकाल पूरा करने से पहले हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति होंगे, हम अमेरिका और चीन को चुनौती देंगे। तो यह तमाम चीजें एक सकारात्मक परिवर्तन को अपने आप में रेखांकित करती हैं, दिखाती है। और इन तमाम चीजों के बलबूते पर जो 2047 में विकसित भारत का संकल्प है, उसके निर्माण का इरादा यह राष्ट्र रखता है। तो स्वाभाविक तौर पर हमारी सरकार ने सफलता के नए आयामों को स्थापित किया है। हम इसको आगे ले जाने के लिए समय हमारे लिए आत्ममूल्यांकन का भी है। हमने क्या खोया, क्या पाया, इन तमाम चीजों का अध्ययन करते हुए और ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा गति के साथ प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार उनके विजन को यहाँ मिशन बना करके काम करेगी और सफलता को हासिल करेगी। शिवम जी, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले ये बताइए कि नौकरी का जो वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, उसका क्या हुआ? नौकरी नहीं मिली अभी तक। ये कहा गया था किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की दोगुनी आय अब तक क्यों नहीं हुई? और जैसे आपने कहा उज्ज्वला गैस कनेक्शन, यह भी वादा किया गया था कि 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, उसका क्या हुआ? देखिए संभव जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो, पीरियोडिक लेबर फोर्स की जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बता रही है कि आज देश की आजादी के बाद से अब तक सबसे न्यूनतम दरों पर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पूरे देश में है। और पीरियोडिक लेबर फोर्स के ही आंकड़े को जो कोविड से पहले आया था उसको उछाल उछाल करके कांग्रेस के नेता कहा करते थे कि 40 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज वही जो संस्था है वह बता रही है कि आज तक के अपने इतिहास में देश में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है
कि हमने अभी देखा लगभग 17.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। वह किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे मुद्रा योजना के माध्यम से लोन दे करके हो, चाहे अन्य माध्यमों से हो। तो हम लगातार इस चीज को सुनिश्चित करते हुए चले आए हैं कि युवाओं को एक रोजगार की व्यवस्था हो पाए। दूसरा, आपने उज्ज्वला योजना का प्रश्न उठाया। उज्ज्वला को लेकर के हमारी विभिन्न राज्य सरकारें केंद्र के इंसेंटिव के माध्यम से हर संभव तरीके से 450 रुपए में सिलेंडर देने का प्रयास कर रही हैं, और उज्ज्वला अपने आप में उन गरीबों को आत्मविश्वास दिला पाने में सफल रही। और उसी का परिणाम है कि हमारी जो डिपेंडेंसी थी, जो ट्रेडिशनल हमारा एक खाना पीना बनाने के लिए जो हम स्रोत पर निर्भर थे, उस निर्भरता को हमने समाप्त करके इस प्रकार से एक जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट एक एनर्जी का सोर्स है, हम उस दिशा में आगे बढ़े। राम पांडे जी, विपक्ष ने इन 11 सालों को कैसे देखा, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, यदि रियली में एक भी ढंग की उपलब्धि होती तो नरेंद्र मोदी जी 11 साल में 1100 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके होते। 11 साल में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है। इसका मतलब देश में जो उपलब्धियां रियल में होनी चाहिए थी वो कोई उपलब्धि नहीं है। नरेंद्र मोदी जी नहीं भी होते तो इससे दुगनी रफ्तार से ज़्यादा देश आगे बढ़ता। और जितनी भी बातें बताई जा रही हैं, आप बताइए, एक जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था उसका शिलान्यास मोदी जी ने किया था, कहा था 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो देश में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे अभी ये जो चिनाब नदी वाला जो पुल है या जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो इंदौर और भोपाल की जो मेट्रो का शिलान्यास कमलनाथ जी ने किया था। तो जो भी मनमोहन सरकार के समय शिलान्यास किए गए थे या कमलनाथ जी द्वारा मध्य प्रदेश में जो शिलान्यास किए गए थे या विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा जो शिलान्यास किए गए थे, तो मोदी जी ने पूरा उस श्रेय को हड़पने का काम किया है। मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी का शिलान्यास किया था, एक का भी उद्घाटन नहीं किया। एक स्मार्ट सिटी तो बनाते। आज मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ, ग्वालियर स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई थी और आज हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ 2000 लोगों के साथ धरना देने गए कि ग्वालियर जैसे स्मार्ट शहर में बिजली नहीं आ रही है। आप बताइए, भितरवार ग्वालियर के पास एक जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, 2500 हमारे हिंदू भाई थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। मोदी जी की सरकार है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लग पा रही। मोदी जी की सरकार है, कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। मतलब जो हमारे देश के जो दलित हैं, गरीब हैं, उन पर बार बार प्रहार किया जा रहा है। हमने कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और उस समाज में इतनी नाराजगी आ गई कि आप देखो, ना तो उनके संविधान निर्माता की मूर्ति लग पा रही है और धर्म परिवर्तन की भी घटनाएं आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं चौथी अर्थव्यवस्था हो गई। अरे कांग्रेस के समय तीसरी अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था से पैमाना नहीं होता है कि देश की समृद्धि का, प्रति व्यक्ति आय होता है। जापान 5वीं जगह पर है अर्थव्यवस्था में, लेकिन उसकी आय हमसे 16 गुना ज्यादा है। अमेरिका की हमसे 32 गुना ज्यादा है। दुनिया के जितने कुपोषित बच्चे हैं उसमें से 25% भारत के अंदर है। और ये तो सरकार की रिपोर्ट है कि 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में। और आपके जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं, जब वो बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए, किचन का सामान लेने के लिए या अपने घर का या अपनी जरूरत का कोई भी सामान लेने के लिए, तब उनको समझ में आता है कि महंगाई कितनी है। जब कांग्रेस के जमाने में जो सामान 1000 का आता था, आज वही सामान 10,000 रुपए में आ रहा है। जो आपके श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनको पता है बेरोजगारी कितनी है। कांग्रेस के जमाने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1-1 लाख रुपए में नौकरी लगती थी उनकी, आज उनको 10-10 हजार रुपए की उनकी नौकरी नहीं लग रही है। ये इतनी बेरोजगारी है। आप अच्छा प्रधानमंत्री वो होता है जो कहता है, करके दिखाता है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है। यदि आपने काम किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते, न्यूज 24 को जवाब देते, पत्रकार लोग पूछते और आप उनके जवाब देते तो समझ में आता। और हिंदुस्तानी नहीं। अब आप बताइए, आज कल की घटना है कि अमेरिका में भारतीयों को पैरों के तले, जूतों के तले कुचला जा रहा है। उसके पहले हथकड़ियां, बेड़ियां पहनाकर वहां से भेजी जा रही हैं। अभी इनसे आप पूछोगे तो ये कहेंगे विश्व में डंका बज रहा है। ट्रंप 11 बार बोल चुका है कि मैंने कहा था व्यापार बंद कर दूंगा, फटाफट ये युद्ध आप खत्म करो। मतलब अमेरिका हमें कुछ समझ ही नहीं रहा है और हम उसके जवाब में कोई
जवाब नहीं दे रहे हैं। चीन के आगे हम चुप हो जाते हैं। विदेश, अभी युद्ध हुआ, कोई देश, रूस जो हमारा परम मित्र था, इनकी विदेश नीति के कारण रूस जैसा देश हमारे साथ में नहीं आया। हर जगह फेल। इनके इतने सारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, एक भी दलित समाज से इनका मुख्यमंत्री नहीं है। क्या ये राम पांडे जी, गरीबों को और दबा रहे हैं? आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ठीक है रंजन जी, इन 11 सालों में सर आपने क्या परिवर्तन देखे, क्या बदलाव देखा, और इन 11 सालों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए संभव जी, कोई भी गवर्नमेंट है, तीसरा कार्यकाल होना अपने आप में अचीवमेंट माना जा सकता है। तो भाजपा उसको लेकर सेलिब्रेट तो कर रही है और जस्टिफाइड भी उनका स्टैंड है। तीसरा कार्यकाल लगातार एक प्रधानमंत्री 1 साल पूरा कर गए। लेकिन मैं आंकड़ों में नहीं जाता। देखिए शिवम शुक्ला अपना आंकड़े दिखाएंगे, राम पांडे अपना आंकड़ा दिखाएंगे, लेकिन मैं जो धरातल की बात कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने जो फील करते हैं चीजें, देखिए 2 फ्रंट पे भाजपा सरकार जा रही है। एक तो इमोटिव इश्यूज हैं जो हम जानते हैं, उन पे जनता को आगे ले आना। दूसरा डेवलपमेंट का इशू, बार बार जब रोड की बात होती है, बिजली की बात होती है, तो 2 इश्यू को लेकर के भाजपा सरकार चल रही है। जो चीज हम बोलना चाहते हैं उसमें है कि अभी भी मतलब क्रिटिसाइज किए बिना कि जो बहुत सा अभी जो एरिया है इम्प्रूवमेंट का, जो सरकार कर सकती है, रोजगार क्रिएट कर सकती है। और जैसे कुछ समय पहले पीयूष गोयल ने कहा था कि डिलीवरी बॉय होना रोजगार होने का एक पैमाना नहीं है। आपको जॉब क्रिएट करना है, जॉब पैदा करना है और जॉब क्रिएटर बनना है। मेरा मानना है कि भी जब मार्केट में जाते हैं, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों बात नहीं करता हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में और दुकान में चले जाइए, मोस्ट ऑफ आइटम्स मेड इन चाइना है। अभी जो हमारी इकोनॉमी है, जो बहुत सा पैसा चाइना को दे रहे हैं, और हमारी जब आंख खुली, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया बहुत बुरी तरह से, अपने साजो सामान दिए, हथियार दिए और हमें एक तो नीचा दिखाने की कोशिश की। तो हमारी इकोनॉमी से चीन मजबूत हो रहा है हमारे पैसे से, और सपोर्ट किसको कर रहा है? पाकिस्तान को। तो भारत सरकार को सोचने का वक्त है 11 साल बाद कि मेक इन इंडिया पे हम खड़े कहाँ हैं, हमारी अपनी इकोनॉमी कैसे मजबूत होगी। चाइना को केवल अपील करने से, हम अपील तो कर सकते हैं कि छोटी आंख वाले गणेश जी हैं वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हमारे गणेश जी आगे बढ़े, हमारे यहाँ मोबाइल फोन बने, मेक इन इंडिया बेसिकली, उससे जॉब क्रिएट होगा, उससे इकोनॉमी भी मजबूत होगी। दूसरा है कि जो एजुकेशन के क्षेत्र में रिसर्च जो होना चाहिए हमारे यूनिवर्सिटीज में, डिग्री कॉलेजेस में, यहाँ तक कि आपने देखा होगा बड़े बड़े नर्सिंग कॉलेजेस, नर्सिंग होम्स हैं, उन्होंने रिसर्च का बोर्ड लगा रखा है छूट पाने के लिए। आप वहां जाके पूछ लीजिए भाई, जो आपका नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, रिसर्च क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, मेरे को पता ही नहीं चलता है। हेल्थ है, एजुकेशन है, बच्चों का कुपोषण है, तो बोलता सरकार को 11 साल अच्छी बात है, लेकिन इसको माइलस्टोन समझ करके क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है इसको भी देखना चाहिए। ठीक है शिवम जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने 18 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। तो ये सफलता है कि सरकार की विफलता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अनाज और गरीबी दोनों को जोड़ करके देखने की जो कांग्रेस की मानसिकता है, हमें उससे बाहर निकलना होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि देश में कोई व्यक्ति अगर राशन कार्ड धारक है, इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वह अनिवार्यतः गरीबी रेखा से नीचे का ही हो। देश में राशन कार्ड, राशन वितरण की एक प्रणाली को इसलिए विकसित किया गया है कि एक समय पर हमारे राष्ट्र के सामने चुनौती थी कि हमारे खाद्यान्न नहीं भरे हुए होते थे। हमारे पास अमेरिका का जो भुना हुआ गेहूं होता था, जो पशुओं के लिए, जो पशु आहार के रूप में जो वहां पे अनाज उपयोग किया जाता था, अमेरिका हमें खैरात में दिया करता था। उन चीजों से हमारा राष्ट्र आज बाहर निकल कर क्या है, हमारे यहाँ खाद्यान्न के भंडार बड़े पड़े हुए हैं, और उसका समुचित तरीके से हम अपने राष्ट्र में ही उपयोग कर पाए। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हमारे देश में जो एक तबका, जिसको कहीं ना कहीं एक सोशल इंसेंटिव के रूप में इस प्रकार से अनाज वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभान्वित किया जा सके। सरकार किसानों से जो एमएसपी पर फसलों को खरीदती है, वह इनका सदुपयोग वापस ही रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से करे। यह उसका पूरी एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है सरकार का, और इसका जो गरीबी रेखा का मूल्यांकन है उससे कोई कहीं से कोई बाइनरी ही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि राम पांडे जी इतनी जमाने भर की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान आज हमारे राष्ट्र के सामने
सामने 3 बार ही चुनौतीपूर्ण ऐसे अवसर सामने आए जब हमारे इस देश के शौर्य पर कहीं ना कहीं किसी ने इस प्रकार का आघात करने का प्रयास किया, और तीनों ही, चाहे पुलवामा का हमला हो, बालाकोट का हो, अथवा अभी जो वर्तमान में हमारे सामने घटना देखने को मिली, हमने तीनों बार ही मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। और एक सशक्त नेतृत्व जिस प्रकार से निर्णायक रूप से निर्णय लेता है उसका भी हमने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी अगर कभी भी इस स्थिति तक जा पाई हो तो इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा क्या हो रही है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी राष्ट्र में अवैध रूप से एंटर करने की कोशिश करता है तो भारत में तो इनकी सरकारों के दौरान जो अवैध बांग्लादेशी आए थे उनको मेहमान और यहाँ पे मेहमान नवाजी के आनंद दिए गए, लेकिन दुनिया का अन्य राष्ट्र भी इसी प्रकार से, जो लोग भी इस प्रकार से डंकी रूट से या अन्य माध्यमों से दूसरे राष्ट्रों में अवैधानिक रूप से एंटर करते हैं तो उनके साथ उनकी सरकार के अपने नियम कायदे प्रोटोकॉल होते हैं। हमारे यहाँ तो हमारे सम्मान के साथ भेजा जाता है। देखिए, हर राष्ट्र की अपनी इसमें एक अलग नीति होती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारी सरकार का ही प्रभाव है कि ऐसे लोगों को जेल में डालने के बजाय हमारी सरकार के प्रभाव के कारण उनको वापस भारत डिपोर्ट किया जाता है और हमारी सरकार उनको सकुशल उनकी सुनिश्चित वापसी करने का काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, राम पांडे जी जब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो इनको याद रखना चाहिए, इंदिरा जी अमेरिका गई थी, वहां के राष्ट्रपति ने मिलने का टाइम नहीं दिया था उनके कार्यकाल के दौरान। चीन से संबंधों की जब बात करते हैं तो 62 के युद्ध के बाद तो चीन के संबंध हमसे समाप्त थे, उसको शुरू किसने किया, उस दिशा में आगे कौन बढ़ा? माओ जेडोंग के टाइम पर राजीव गांधी जी बहुत प्रयासरत होकर के चीन के साथ संबंधों को पुनर्स्थापित करने हेतु प्रयासरत रहे थे। तो यह तमाम चीजें इतिहास का जब राम पांडे जी अध्ययन करेंगे तो उनको देखने को मिलेगी। जब यह गरीबी या शिक्षा, कुपोषण, इस प्रकार की चीजों के आंकड़े उछाल करके अपने तथ्य को स्थापित करना चाहते हैं तो भारत में इनको यह भी देखना चाहिए कि अगर यह उसको देश को शून्य पर छोड़ करके गए थे तो हमारी सरकार 10 तक लेकर के आई है और यात्रा 100 तक पूर्णता की ओर जाने की है। लेकिन राम पांडे जी को अपना वो जो बीजेपी माने 11 साल मोदी सरकार बेमिसाल, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं देश और प्रदेश में क्या परिवर्तन आया है? आपने कहा कि कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ इन 11 सालों में परिवर्तन तो देखने को मिला होगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। सौरभ शर्मा एक छोटा सा पुलिस वाला था, उसके घर से 55 किलो सोना निकलता है, करोड़ों अरबों रुपया पैसा निकलता है, पुलिस उसको पकड़ती नहीं है। 1 महीने बाद शान से आता है, हाजिर हो जाता है, कुछ दिन बाद जमानत मिल जाती है, परिवहन मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो भ्रष्टाचार की खुली छूट चल रही है। मैं अभी बिजली की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि बिजली आंदोलन में मैं आज गया था तो मध्य प्रदेश में बिजली कटौती बहुत ज़्यादा चल रही है। बिजली का जो प्रोडक्शन है 27,000 मेगावाट है और जो खपत है वो 8,000 मेगावाट है। तो जो बीच की जो बिजली है वो कहाँ जा रही है? और ये जो 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना था तो बिजली प्लांट छत्तीसगढ़ में चले गए थे और 2000 और 2003 के बीच में ये प्लांट बने हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जितनी खपत है उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? घटिया ट्रांसफार्मर खरीदे गए दुगने तिगने दामों में, घटिया केबल्स ले गई। हर जगह भ्रष्टाचार का ये आलम है कि आंगनवाड़ी में जो चम्मच 6 रुपए 10 रुपए की आनी चाहिए वो 1200 रुपए की चम्मच खरीदी है। तो जो जनता का पैसा है वो भ्रष्टाचार में जा रहा है। और आयात निर्यात का देखिए, यदि हमने कहीं निर्यात में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है तो वो बीफ कारोबार में की है, जिसका भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती थी। बीफ का कारोबार डबल हो गया है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो शराब की दुकान हर चौराहे पर ऐसे नजर आती है जैसे कि जितनी तारीफ की जाए उस शराब की दुकान की उतनी कम है। लेकिन उससे हो क्या रहा है, कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। आज देखिए हर दूसरा आदमी शुगर की बीमारी से परेशान है। मैं शराब की अकेली बात नहीं कर रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की जो नीतियां हैं, हर दूसरा आदमी हार्ट अटैक की समस्या से जूझ रहा है, हर दूसरा आदमी फेफड़ों की समस्या से जूझ रहा है, अस्पताल भरे पड़े हुए। और इनकी नीतियां, यदि हम आयुष्मान योजना की ही नीति की बात करें तो जो जिंदा लोग हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है, जो लोग मर चुके हैं उनके फर्जी बिल बन जाते हैं। और गांव में तो आयुष्मान योजना पूरी तरह से बंद है, क्योंकि गांव में वो अस्पताल ही नहीं है और गांव के क्षेत्र के वो अस्पताल एफिलेटेड भी नहीं है। शहर के जो अस्पताल एफिलेटेड है उनको पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो आयुष्मान योजना भी टोटल भ्रष्टाचार में पूरी तरह से जा चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की शौचालय योजना, आप गांव में जाके देखिए, छत नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा शौचालय में, और लेकिन 10 करोड़ बन गए। तो इनकी जो भी योजना है उसमें कोई भी योजना में लाभार्थी 10 करोड़ से कम नहीं है, लेकिन वो कागजों में सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने हड़प कर लिया है। चाहे वो शौचालय का पैसा हो, चाहे आयुष्मान का हो, चाहे उज्ज्वला का हो,
धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है। जब आप इंटीरियर में जाएंगे तो आपको भुखमरी गरीबी दिखाई देगी, और भुखमरी में ये आलम है कि दुनिया के 127 रंजन जी, कांग्रेस ने बताया कि हमने परिवर्तन तो देखे 11 सालों में, परिवर्तन ये सबसे बड़ा देखा कि अन्य राज्यों में बिजली के बिल सबसे ज्यादा आते हैं, मध्य प्रदेश में अपराधों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। ये परिवर्तन हमने देखा कि अंकुश अभी तक नहीं लग पाया, हर हाथ को काम मिले, जो वादा किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या ये चीज आप भी मानते हैं रंजन जी? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि गैप्स हैं। सरकार जब तीसरा टर्म ले रही है और 1 साल पूरा हो गया है, अचीवमेंट का मामला है, तो इसको आंकड़ों में ना, ठीक है, कांग्रेस और भाजपा का जो आरोप प्रत्यारोप है वो चलता रहेगा। आप कांग्रेस से जवाब दीजिए, उनको कॉर्नर करने की कोशिश कीजिए, चाहे शिवम शुक्ला हो, राम पांडे, बड़े नेता हो, लेकिन मेरा मानना है कि आपको बैठना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा। जो मौका हमें मिला है, हमारे हाथ में जो समय है, टाइम, एनर्जी है, हमें अगर जनता ने मौका दिया है, हमारी जो योजनाएं हैं, योजनाओं को क्या हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, क्या गैप्स है उसमें, क्या करप्शन है, रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, जब सुनवाई जब होती है कलेक्टर की, कमिश्नर की, उसमें क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये क्या सरकार में ऐसा मैकेनिज्म है? बीजेपी को सब कुछ ओके लग रहा है। हाँ, नहीं है वो तो। देखिए, कांग्रेस को जवाब देने, ठीक है, ओके तो नहीं हो सकता है, हाँ, परफेक्ट तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं ओके तो नहीं है, दिक्कतें हैं, दिख रही हैं। तो जो भी रिपोर्ट्स आ रही है, अगर फीडबैक आप ठीक से नहीं लेंगे जनता से, हाँ, आप चिंतन नहीं करेंगे, चाहे 11 साल हो जाए, 110 साल हो जाए, हाँ, तो बिना आत्मचिंतन के आगे नहीं बढ़ेंगे। शिवम जी, फीडबैक लिया आपने? फीडबैक ले रहे हैं आप? रिपोर्ट कैसी है? नहीं, देखिए, मैंने कहा गैप्स हैं, वही बता रहा है शुभम जी, गैप्स आ रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल रंजन जी की बात से सहमत हूँ। हमारी सरकार लगातार रिपोर्ट्स भी लेती है और रिपोर्ट्स को प्रस्तुत भी करती है। एक सेकंड, जैसे हम रोजगार की बात करते हैं, अभी नरसिंह में स्कैम हुआ, नरसिंह में स्कैम के बाद व्यापम में स्कैम नहीं होना चाहिए था, व्यापम में स्कैम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैकेनिज्म जो है सरकार की, उसमें प्रॉब्लम है। अगर व्यापम 2 हो रहा है या 3 हो रहा है, इट मीन्स कि जो कड़ाई होनी चाहिए सरकार में, जो एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तो सरकार को देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बिल्कुल पूर्णतः मैं सहमत हूँ। बहुत सारे लूप होल, जब ऐसा हम गवर्नेंस का इतना बड़ा स्ट्रक्चरिंग करते हैं, देश से लेकर के नगरीय निकाय तक हमारी सरकारों को हम चला रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इस दौरान हमसे कई सारी ऐसी गलतियां भी हो रही होंगी, जिसको हमें आने वाले वक्त में और सजगता के साथ ठीक करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं इस पे कहना चाहूंगा, अभी मध्य प्रदेश की सरकार ही पेपर लीक और इस प्रकार से परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर लगभग 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान लाने के लिए हमने बिल को ड्राफ्ट करना शुरू किया है। केंद्र की हमारी सरकार इस दिशा में बढ़ रही है, तो यह एक बहुत ही नीतिगत निर्णयों के माध्यम से इस प्रकार के विषयों पर सकारात्मक निर्णय लिए जा सके, इस दिशा में सरकार ने काम करने का एक सकारात्मक प्रयास किया है। और लगातार हम अपने आप को बेहतर करते चले जा रहे हैं। गवर्नेंस करने के दौरान हमें बहुत सारे ऐसे विषय आ रहे हैं जहां पे नीतिगत निर्णय लेने हैं, जहां पे तत्कालिक रूप से सरकार को इंटरवीन करके उसको ठीक कर सकती है, तो हर संभव तरीके से हम आगे बढ़े। लेकिन समग्रता के साथ अगर, और ये जो 11 वर्षों का यह अवसर आया है, अब यही तो कांग्रेस पूछ रही है कि ये रिपोर्ट आप ले कहां से रहे हैं। अगर बात करें अपराधों की, तो कांग्रेस ये सवाल उठा देती है कि आदिवासियों पर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन पर अंकुश अब तक नहीं लग पाया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आदिवासियों पर या महिलाओं पर अपराधों की अगर हम बात करें, तो जब इनकी राजस्थान में सरकार थी तो देश में ये अव्वल आते थे, हमने वहां तक नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो कांग्रेस के पास वह नैतिक साहस और शक्ति नहीं है कि वो हमारे ऊपर प्रश्न लगा सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आदिवासियों के आप वर्तमान और अपराधों की चिंता तो छोड़िए, उनके अतीत तक को भुलाने का काम इनकी सरकारों ने किया था। हमने उनको एक गौरवपूर्ण अतीत को सम्मान देकर के उस दिशा में आगे बढ़े हैं, और हर वर्ग के कल्याण के लिए, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। राम पांडे जी, एक आखिरी कमेंट आपका। देखिए, ये किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो ये यादवों को गाली देते हैं, राजस्थान में चले जाएं तो गुर्जर को देते हैं, गुजरात में चले जाएं तो पाटीदार को देते हैं, हरियाणा में चले जाएं तो जाट को दे देते हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं तो SC ST को दे रहे हैं। कल ही 2500 हमारे दलित भाइयों ने धर्म परिवर्तन किया है। इनकी भेदभाव और इसी तरह की राजनीति के कारण हम समस्याओं की बात करें, रोज आत्महत्याएं हो रही हैं। ग्वालियर जैसी जगह हम बात करें, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां ग्वालियर में गोलियां नहीं चल रही हों। मतलब ऐसा तो जो
डकैत भी इतनी गोलियां नहीं चलाते थे जितनी गोलियां ग्वालियर में चल रही हैं। तो सीधी सी बात कहूँगा कि इनकी यदि एक भी उपलब्ध होती तो 11 साल में नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते। और अंत में यही बात कहूँगा कि यदि राहुल गांधी यदि 11 साल तक प्रधानमंत्री होते तो आज हमारा देश चीन और अमेरिका के बराबर खड़ा होता। और आज दुनिया में जो भारतीय जनता पार्टी केवल जो झूठा डंका बजाती है वो असली डंका होता। ये बात निकल कर आती है सामने, जो गैप्स हैं उन गैप्स को दूर किया जाए और ज़मीनी फीडबैक लिया जाए, फिर पता चलेगा कि रिपोर्ट ओके है या नहीं। बहुत धन्यवाद शिवम जी आपका, राम पांडे जी आपका और रंजन जी आपका, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।